हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में, यानी कि दमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। दमा क्या है और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम अस्थमा के शिकार हो जाते हैं, और अस्थमा के दौरान हमें कौन कौन से सिम्टम यानी कि कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, उन लक्षण के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे आखिर कैसे हम अस्थमा को ट्रीट करें, यानी कि कैसे हम अस्थमा की ट्रीटमेंट कर सकें। गाइस, अस्थमा हमारे फेफड़ों की बीमारी है। इनमें जो हमारा जो श्वास लेने का जो रास्ता होता है वो रास्ता सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते। इन्हें हम अस्थमा कहते हैं। चलिए हम डायग्राम थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो हम नाक से सांस लेते हैं, श्वास हमारे ट्रेकिया से होते हुए, हमारे ब्रोंकल से होते हुए हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। जो हमारा जो श्वास लेने का जो रास्ता होता है उस रास्ते के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है, इसलिए हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते। जो हमारा जो नॉर्मल एयरवे होता है वो इस तरह से दिखता है, इसीलिए हम अच्छे से श्वास ले पाते। लेकिन जो अस्थमेटिक एयरवे होता है, यानी कि अस्थमा वाले पेशेंट का जो एयरवे होता है वो इस तरह से सिकुड़ा हुआ होता है, इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट ठीक से श्वास नहीं ले पाते, क्योंकि उनका जो एयरवे होता है वो सिकुड़ जाता है। उसकी वजह से उन्हें ब्रीथिंग डिफिकल्टी और ब्रीथिंग साउंड देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अस्थमा कहते हैं। चलिए, हमने डायग्राम थ्रू समझने की कोशिश की, आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। अब हम उनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अस्थमा के बारे में। मीनिंग ऑफ अस्थमा। अस्थमा इज अ chronic lung disease in which there is inflammation and narrowing airway of lung. अस्थमा क्या है? क्रोनिक लंग डिजीज होती है, एक फेफड़ों की बीमारी होती है, एक घातक बीमारी होती है। इनमें जो हमारा एयरवे होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है और नैरो हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। जो हमारा लंग्स का जो एयरवे होता है, जो हमारा जो श्वास लेने का जो रास्ता होता है वो सिकुड़ जाता है। उनकी वजह से हमें विजिंग साउंड और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उनकी वजह से हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते और हमें विजिंग साउंड देखने को मिलते हैं। इन्हें हम अस्थमा कहते हैं। मैंने अस्थमा की डेफिनेशन के बारे में बात की, अब उनके कोजेस के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। Causes of asthma. First is respiratory infection such as pneumonia and tuberculosis. अगर हमें कोई फेफड़ों की बीमारी है, यानी कि न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे हमें फेफड़ों की कोई बीमारी है जिनकी वजह से हम अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे परिवार में किसी को अस्थमा की बीमारी है तो भी हम अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। सेकंड, एलर्जिक रिएक्शन सब्सटेंस लाइक पोलन एंड डस्ट माइट। जो सब्सटेंस जो एलर्जी क्रिएट करते हैं उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। फॉर दिस सर्टेन मेडिकेशन, अगर हम किसी बीमारी की मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। फिफ्थ इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छा नहीं करते, पूरे दिन लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए हमारे शरीर को हेल्थी रखने के लिए, वो एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं करते, उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। सिक्स इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में केमिकल ज्यादा है या डस्ट पॉल्यूशन ज्यादा है, उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। सेवन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर चेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल, यानी कि एनवायरमेंटल का चेंज होता रहता है, उनकी वजह से भी हम अस्थमा का शिकार हो जाता है। नाइन्थ इज स्मोकिंग। अगर हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। टेंथ इज स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज्यादा इमोशन में रहते हैं उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। अब उनके अस्थमा के कोजेस के बारे में बात की, अब उनके सिम्टम के बारे में बात करेंगे। आगे अस्थमा के दौरान हमें कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी कि अस्थमा का मेन सिम्टम ही होता है हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी कि हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। सेकंड इज चेस्ट पेन और टाइटनेस, हमें सीने में दर्द होता है या सीना हमारा टाइटनेस जैसा लगता है ड्यूरिंग अस्थमा के दौरान हमें। थर्ड इज कफिंग एंड ब्रीथिंग साउंड, हमें बहुत ज्यादा कफिंग होती है और ब्रीथिंग साउंड हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं उसी टाइम हमें सीटी जैसी आवाज सुनने को मिलती है।
फॉर दिस म्यूकस प्रोडक्शन, जो हमारा जो श्वास लेने का जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। फिर दिस डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, जब हम सोने की कोशिश करते हैं उसी टाइम हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम ठीक से सो नहीं पाते। सिक्स इज हाइपोऑक्सीमिया, यानी कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अस्थमा के दौरान हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते, क्योंकि श्वास के दौरान हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, अस्थमा के दौरान हम ठीक से श्वास नहीं ले पाते, उनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ठीक से हम श्वास नहीं ले पाते, उनकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। सेवन दिस डिफिकल्टी इन वॉकिंग टॉकिंग, हमें चलने में और बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इट इज वीकनेस और फटीग, हम वीकनेस और फटीग ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि ठीक से श्वास नहीं ले पाते, उनकी वजह से हम बॉडी के अंदर ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें वीकनेस और फटीग जैसा महसूस होता है। नाइन्थ इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे आखिर कैसे हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अस्थमा को हम परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम मेडिसिन से अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनमें हम कौन कौन से मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज पीक रिलीफ मेडिकेशन, अगर हमें अस्थमा का अटैक होता है उस दौरान हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज बीटा अगोनिस्ट, एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, जो अस्थमा के अटैक के दौरान हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इनमें आते हैं अल्बुट्रोल और साल्ब्यूटामोल। सेकंड एंटीकोलोजिक, एंटीकोलोजिक भी एक बीटा ब्लॉकर है जो हमारा जो श्वास लेने का रास्ता होता है उसे खोलने में हेल्प करता है। इनमें हम आइपोट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम दो मेडिसिन लेते हैं। सेकंड है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, अस्थमा के दौरान हम लॉन्ग टर्म की मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म कौन कौन से मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करते हैं, इनमें डिक्लामेथासोन एंड फ्लूकोनेजोल फ्लूटिकोनेजोल होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं और जो हमारे जो श्वास लेने का रास्ता है के अंदर सूजन है उस सूजन को कम करने में एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प करते हैं। सेकंड है मेथिओक्सामिन, एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर है लेकिन ये स्लो एक्ट करता है। इनमें थियोफिलिन एंड डेरिफिन, इनकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। हम लॉन्ग टर्म में इस मेडिसिन को यूज करते हैं। थर्ड इज ऑक्सीजन थेरेपी, इन सीवियर केसेस में पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हमने उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात की, उनके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसे कौन से स्टेप हमें फॉलो करने जाएं इनकी वजह से हमें फ्यूचर में हमें अस्थमा की दिक्कत ना हो, इनके लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, यानी कि प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज डेली टू कीप हेल्थी लंग, हमें डेली एक्सरसाइज करने चाहिए ताकि हम अपना लंग्स हेल्थी रख सके। सेकंड इज अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें स्मोकिंग को क्विट कर देना चाहिए। थर्ड इज मेंटेन हेल्थी इन्वायरमेंटल to keep your home clean and well ventilated to reduce indoor allergen, हमें अपना एनवायरमेंटल हेल्थी रखना चाहिए और अपना घर भी हमें क्लीन रखना चाहिए और वेंटिलेटर रखना चाहिए और हमें जो एलर्जन प्रोड्यूस करता है उन सब्सटेंस से भी हमें दूर रहना चाहिए। फॉर दिस रिड्यूस एक्सपोजर दैट कोज अस्थमा, जो अस्थमा को कोज करते हैं उस कोजिंग फैक्टर से हमें दूर रहना चाहिए, उन्हें हमें बचना चाहिए, यानी कि एलर्जन या कुछ डस्ट से हमें बच के रहना चाहिए। फिफ्थ मेंटेन योर वेट, में अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, इट फूड एंड वेजिटेबल, हमें अच्छा फ्रूट्स और अच्छी वेजिटेबल खानी चाहिए क्योंकि ताकि हम अच्छा हेल्थी रह सके। सेवन स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस हमें लेने की जरूरत नहीं, हमें फ्री माइंड रहना चाहिए, हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से और हेल्थी जी सके। आज हमने बात की अस्थमा के बारे में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।